देश में माँ कामाख्या को पूजा जाता है, जिस देश में ये माना जाता है कि माता द्रौपदी के एक बार बुलाने पे गोविंद श्री कृष्ण महावारी के समय पे चले आते हैं रक्षा करने, उसी देश में पीरियड की बात करते वक्त सबसे ज़्यादा लज्जा आती है हमें और सबसे अछूत चीज़ मानी जाती है वो है पीरियड। नमस्ते, मेरा नाम गीतांजलि त्रिपाठी है। मैं एक एंडो वॉरियर और विमेंस हेल्थ पॉडकास्टर हूँ। जब मैं 11 साल की थी, मुझे पहली बार मेरा पीरियड आया एंड ये इतना ज़्यादा पेनफुल था। वो ब्लीडिंग रही थी 10 से 11 दिन तक और वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी, फ्लो इतना ज़्यादा था, पेन इतना ज़्यादा था कि मैं बेड से वो 10 से 15 दिन तक उठ भी नहीं सकती थी। वो 11 साल की एज में मैं बेड पे पड़ गई थी, वो भी तब जब मेरा ये पहला पीरियड था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई और फिर डॉक्टर ने मुझे बैठा के इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मुझे हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि आपका ये पहला पीरियड है और आपको ये पेन रहेगा ही, ऐसे रहता है पेन, ये नॉर्मल है। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आई वेंट टू द डॉक्टर क्योंकि जब मुझे पीरियड आता था उस एज में भी तो मुझे बहुत पेनफुल होता था। आई यूज्ड टू फेंट बिकॉज ऑफ द पेन। जब मैं 12th को पहुंची तो उस टाइम मेरा एक और सीवियर सिम्टम स्टार्ट हुआ था विच वाज बैक पेन। एक दिन ऐसा हुआ था कि मुझे पूरे दिन में दिन भर लेटी रही, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के अपना जो डेली रूटीन का काम है वो भी कर सकूं। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने मेरा बैक का एनालिसिस वगैरह सब किया, एमआरआई एंड ऑल, एंड देन ही गॉट कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको हो सकता है आप पढ़ाई ज़्यादा देर तक करते हो इसलिए ये सब इश्यूज़ हैं, तो आप बेड रेस्ट पे जाओ 10 to 15 डेज़ और उसके बाद देखते हैं। तो फिर मैंने वही जब 10 से 12 दिन का रेस्ट मिला तो ऑब्वियसली कुछ आराम मिला एंड मुझे भी लगा अच्छा ठीक है, ये इसी की वजह से हो रहा है। देन आई वेंट फॉर माय बीटेक और जब मैं बीटेक में थी तो एक दिन ऐसे ही जब मेरा एब्सेंट वगैरह बढ़ने लगा क्योंकि वो वर्कशॉप वगैरह में मैं खड़ी रहती थी पूरे दिन और कॉलेज मिस होने लगे। वो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है 8:45 से 5 ओ क्लॉक तक, तो मेरे कॉलेज बहुत मिस होते थे। एक बार मुझे याद है क्लास में मुझे टीचर ने पूछा आखिर हो क्या रहा है? आपका एब्सेंट इतना क्यों है? रीज़न तो दो कोई। पर मेरे पास कोई रीज़न नहीं था। आई वाज़ जस्ट ब्लैंक। एक दिन ऐसा हुआ मुझे वहीं पे पीरियड आ गए थे एंड जब पीरियड आया तो वो बहुत ही पेनफुल, मतलब मैं अपने डेस्क से उठ भी नहीं पाई थी। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मेरा भाई आया लेके गया और तब तक मैं पूरा मेरा ब्लीडिंग वगैरह बहुत हेवी स्टार्ट हो चुका था और उसके 1-2 महीने बाद मैं फिर से काफ़ी ज़्यादा फेंट करना शुरू कर दी क्योंकि वो पेन मुझसे अब सँभल नहीं रहा था। तो फिर जब मैं फेंट करना शुरू की तो मेरी फैमिली को ऐसा लगा कि शायद ये न्यूरो प्रॉब्लम है। तो फिर हम जाते हैं न्यूरो डॉक्टर के पास एंड मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने दवाइयाँ भी दी, बिना किसी रिसर्च के, कुछ भी नहीं था रिपोर्ट में, फिर भी उन्होंने दवाइयाँ दे दी न्यूरो की। उसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने अलग झेले, उसमें वो इतना पावरफुल मेडिसिन होती थी कि आप दिन-दिन भर सो रहे हो, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद जैसे-तैसे मैंने बीटेक कंप्लीट किया, फिर एमबीए में आई और तब तक ये बैक पेन मेरा बहुत कंटिन्यू हो चुका था और ये इसका रीज़न हमें नहीं मिल रहा था कि ये बैक पेन हो क्यों रहा है, वो भी इतना सीवियर। कोई बोलता था पोस्चर गलत है इसलिए हो रहा है। एमबीए में मेरा एक और सिम्पटम शुरू हुआ, उसमें ये था कि मुझे 15 दिन में ही पीरियड आना शुरू हो गया था। ये मुझे अब 30 दिन का वो जो 20 दिन मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था। वो शुरू हुआ, फिर से मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर वही अरे नॉर्मल है, पीरियड पेन है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया होगा इसलिए आपको 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो मुझे तब तक मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि इट इज़ नॉट नॉर्मल। कुछ तो है जो बहुत अलग है
क्योंकि मेरे साथ और भी लोग रह रहे हैं, उनको इतना कुछ नहीं है। एक सिनेरियो ऐसा हुआ था कि मैं एमबीए के ही पेपर में थी, पेपर दे रही थी और उस टाइम बहुत ही शार्प पेन, जैसे ऐसे लगता हो कि किसी ने चाकू से आपको एब्डोमेन में मारा हो, इतना शार्प पेन, पूरा स्वेटिंग हो चुका था मुझे। और वो स्वेटिंग के बाद भी मुझे ये नहीं मेरे दिमाग में था कि अभी क्या होगा? यहाँ पे मैं गिर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, मेरी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मेरे दिमाग में ये था कि अगर मुझे यहाँ पे मैं अगर गिरी, फेंट हुई, तो लोग फिर से बोलेंगे कि सिम्पैथी ले रही है, ये कुछ तो और है, मतलब बहाने हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने वो पेपर छोड़ के मैं निकल गई। फिर मैं घर चली गई और उसको इग्नोर किया मैंने भी, इतना सीवियर पेन को भी मैंने इग्नोर कर दिया। मैं जब जॉब में गई, फिर से मेरे क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह हर चीज़ शुरू हुआ तो मेरे सिम्पटम्स शुरू हो गए। तो मैंने ऐसे ही ऑनलाइन किसी प्लेटफ़ॉर्म से एक गायनेकोलॉजिस्ट बुक किया और वहाँ पे मैं गई उनके पास। उन्होंने अल्ट्रासाउंड बताया और हाँ, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड में भी मेरा कभी भी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आता था, कभी कुछ नहीं आया। तो फिर से मुझे वही डर था कि फिर से मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ, ये तो नॉर्मल आएगा। पर उस टाइम मुझे सिस्ट आए, दैट टू मल्टीपल सिस्ट। और वो नॉर्मल सिस्ट नहीं था जो कि सैक बन जाता है आपका, वैसा नहीं था, वो ब्लड क्लॉटिंग थी। फिर डॉक्टर ने मुझे पीसीओएस के मेडिसिन्स दिए। मेट पीसीओ करके एक मेडिसिन आती है, क्योंकि उस टाइम तक मेरा डायबिटिक लेवल भी बहुत हाई चला गया था, क्योंकि इन्फ्लेमेशन वगैरह बॉडी में शुरू था, तो डायबिटिक लेवल भी हाई चला गया था। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए, जो कि मैंने 3 महीने तक कंटिन्यू किए और वो 3 महीने तक लगातार मेरे अल्ट्रासाउंड्स होते रहे। उसका कोई उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। थोड़े बहुत श्रिंक करता था सिस्ट की साइज़ और फिर वापस आ जाती थी। और उसके बाद फिर मैं उनके पास गई और मैंने कहा ये कुछ तो है, ये नहीं ठीक हो रहा। तो फिर वो उन्होंने बोला ठीक है सर्जरी कर देते हैं। मैंने पूछा सर्जरी क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि उस टाइम तक मैं इतना कुछ झेल चुकी थी कि आई वांटेड टू बी क्लियर कि है क्या ये, किस चीज़ की सर्जरी है? फिर उन्होंने बताया ठीक है सिस्ट है, इसको सर्जरी करके निकाल देंगे। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे पूरा डिटेल चाहिए। फिर मैं लखनऊ गई और मेरी एक फैमिली डॉक्टर थी, उनसे मिले हम। उन्होंने देखा, वो भी नहीं समझ पाईं, उन्होंने बोला कि ठीक है, दवाइयाँ तो ठीक चल रही हैं, अ, हो जाएगा ठीक, थोड़ा टाइम लो। उसी दौरान मेरी होम्योपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों दवाइयाँ चल रहे थे। एलोपैथी में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चलते थे, उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता था कि अगर बीच में मैंने छोड़ा 28 डेज़ पे, 15 डेज़ पे अगर कभी भी मैंने गलती से भी छोड़ दिया तो उस दिन मुझे पीरियड आ जाता था। और वो पेनफुल पीरियड कि मतलब उसका कोई टाइम ही नहीं है, वो कभी भी आ जाता था। और उसके बाद जो ये होम्योपैथी, आयुर्वेदा आई एम नॉट श्योर कि किससे मुझे होता था, पर हाँ, मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया था कि सेंट्रलाइज़ एसी में भी मुझे बहुत ही गर्मी, मतलब मैं हैंडल करना, टेम्परेचर मेरा इम्बैलेंस हो गया था, मैं हैंडल नहीं कर पा रही। और ये सब होते-होते 2-3 साल फिर से बीत गए थे। फिर हम गए एम्स में, उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि ये जो सिस्ट हैं सिर्फ़ जो दिख रहे हैं आपको रिपोर्ट में, सिर्फ़ इतना ही नहीं है, काफ़ी कुछ है। फिर हम गए, एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, गाज़ियाबाद में ही, और रिपोर्ट आई। देन उस दिन मेरा डायग्नोसिस हुआ कि एंडोमेट्रियोसिस है, 4th स्टेज पे है ऑलरेडी। और ये सिर्फ़ सिस्ट नहीं है, ये फ़ैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर चुका है, ओवरीज़ आपका इफ़ेक्टेड है, यूट्रस के आस-पास की जो भी लेयर्स हैं, वहाँ पे ये फैल चुका है। आपका बैक और यूट्रस का जो लिगामेंट होता है, जो बीच की लाइनिंग होती है, उसमें फैल चुका है, इसलिए आपको बैक पेन रहता है। और इतना ही नहीं, मेरे इंटेस्टाइन में भी वो ब्लड क्लॉटिंग पहुँच चुकी थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप माइंड प्रिपेयर कर लो, 2 साल के लिए आपके पीरियड बंद किए जा रहे हैं। और उन्होंने एक दवाई होती है एंडोरेक करके स्टार्ट किया, जिससे मेरे पीरियड बंद हो गए। और ये उसके बाद भी मैं उनको बोलती थी कि मुझे पेन हो रहा है, तो उन्होंने 1 का 2 कर दिया,
डोजेस, ये सारी दवाइयाँ चल रही थी और इसके साइड इफ़ेक्ट इतने गंदे हुआ करते थे कि मैं जो थोड़ा बहुत अपना काम कर पाती थी 20 दिन, 15 दिन, वो भी बंद हो चुका था। अब मेरा ऐसा सिनेरियो था कि मैं 2-2 3-3 बार सबैटिकल ले रही हूँ कि अब इम्प्रूव होगा, अब इम्प्रूव होगा, वो नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरा केस और ख़राब कर दिया। उसके बीच में फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, शायद सर्जरी ज़रूरी है। तब हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अब तो सर्जरी करना ही है। फिर एक डॉक्टर मिलते हैं, उन्होंने बोला कि मैं सर्जरी कर दूँगा, आपका ये जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ का कर दूँगा, इंटेस्टाइन में छोड़ दूँगा। तो फिर से मैंने बोला कि नहीं, अब मैं ये तो नहीं कर सकती, मुझे पूरा इलाज चाहिए। फिर जैसे-तैसे मुंबई की एक डॉक्टर है, ऑनलाइन सर्च करते-करते मैं उनके पास पहुँची और पहली बार मुझे हर्ड फ़ील हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और उन्होंने ये भी बताया कि आपका केस इतना सप्रेस्ड कर दिया गया ये सब दवाइयाँ देकर कि अभी तो मैं फ़िलहाल सर्जरी भी नहीं कर सकती। आपको और 3 महीने वेट करना पड़ेगा। और उन्होंने जब एंडोमेट्रियोसिस मुझे एक्सप्लेन किया, तो मेरे लिए सुन के ही मुझे ऐसा था कि अच्छा, इतनी बड़ी सिंड्रोम से मैं जूझ रही हूँ और उन्होंने ये भी बताया कि ये क्योर नहीं होता है। इवन सर्जरी के बाद भी ये आ सकता है। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। क्यों होता है ये भी नहीं पता है अपने को। बस ये है कि यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है, जो आपका पीरियड के टाइम कट के निकलता है ब्लीडिंग के रूप में, वही लाइनिंग आपकी बाहर भी ग्रो कर जाती है। और जब बाहर ग्रो करती है तो ये होता है कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट अंदर से तो ब्लीड कर ही रहे हैं, वो बाहर के टिश्यूज़ से भी ब्लीड करते हैं। और वो ब्लीड करने की वजह से अंदर का तो जो ब्लीडिंग है वो बाहर निकल गया। बाहर के जो टिश्यूज़ है वो कहाँ जाएँगे? तो वो आपके कभी इंटेस्टाइन में चले गए, कभी बैक के पीछे चले गए। वो मतलब ये सिर्फ़ रिप्रोडक्टिव डिज़ीज़ नहीं है, ये आपके शरीर में कहीं भी जा सकता है। तो उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस है क्या? फिर देन आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर सर्जरी और 3 महीने वेट किया। वो जो दवाइयाँ थी वो बंद की गईं। वो सारे इंजेक्शन वगैरह सब कुछ बंद किया गया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी दवाइयाँ हमने बंद कर दी। और उसके बाद 3 महीने तक पीरियड को आने दिया गया ताकि वो डिज़ीज़ जो सप्रेस कर दिया गया था वो फिर से आए और अच्छे से सर्जरी हो पाए। वो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मेरे से खुद पूछा कि इसके बाद आपको मेरिना इंसर्ट करना पड़ेगा। पीरियड 3 महीने तक तो स्टॉप था, जब वो इंजेक्शन लगा वो 3 महीने के लिए बंद था पीरियड। और उसके बाद भी अगर आपको सेफ रखना है, तो आप इसको बंद कर सकते हो। अपने पीरियड को बंद कर लो ताकि आप सेफ रहो, ये फिर से डिज़ीज़ ग्रो नहीं होगा। पर मैं तब तक ऐसी हो गई थी कि नहीं, अब मुझे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है अपनी बॉडी से, मुझे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। मैंने उनसे पूछा कोई मेडिसिन है? उन्होंने बोला नहीं। इसकी यही मेडिसिन है कि आपके पीरियड को रोक दिया जाए और ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं करता है आपकी बॉडी के साथ, पर यही एक ऑप्शन है, कोई इलाज नहीं। मुझे ये अच्छा लगा कि वो बहुत ऑनेस्ट थी, उन्होंने सब कुछ मुझे खुल के बताया जो भी मैंने पूछा। फिर मैंने मेरिना इंसर्शन के बाद को वहीं ना कर दिया और 3 महीने तक मेरे पीरियड स्टॉप रहे, लेकिन उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई हीलिंग की। मैंने डिसाइड किया अब मैं नहीं जाऊँगी किसी भी दवाई पे और उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और उसके बाद मैंने अपने डाइट चेंज किए। मैं काफ़ी रिसर्च करना शुरू की, ऑलमोस्ट 2 से 300 लोगों को मिली हूँ मैं, जो सेम सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। डॉक्टर से मिलना शुरू किया, सर्जन से मिलना शुरू किया और सबसे मिलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ इसका इलाज तो सही में नहीं है और ये इलाज भी सबके लिए डिफ़रेंट है। मतलब अगर आप कंट्रोल भी करते हो तो ये सबके लिए डिफ़रेंट है। मैंने अपनी बॉडी को समझना शुरू किया, उसके सिम्पटम, उसके पेन, हर चीज़ को। और फिर मैंने अपना डाइट कंट्रोल शुरू किया। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हो गया कि आइदर यू हैव टू गिव अप ऑन योर फूड और ऑन योर हेल्थ। आई चोज़न माय हेल्थ और मैंने शुरू की जर्नी। और उसके बाद से ये सब करते मुझे 2 साल लग गए पब्लिकली इसको कन्फ्रंट करने में। 2 साल बाद आई डिसाइडेड कि चलो मैं एक पॉडकास्ट लॉन्च करती हूँ, जिसमें मैं उन लोगों से मिलूँगी, सिर्फ़ एंडो वॉरियर से नहीं मिलूँगी, मैं उन लोगों से भी मिलूँगी
जो मुझे बताएं कि इसका इलाज क्या है, कैसे करना है, ताकि जो मिसडायग्नोसिस, मिस मेडिसिन, जो भी मेरा जो भी शुरू हुआ था, वो सारी चीजें कोई और ना झेले। इसी दौरान जब मैं 200-300 लोगों से मिली, 200 औरतों से मिली मैं, तो आई रियलाइज्ड कि मेरी जर्नी कुछ डिफरेंट नहीं है उनसे। पर हाँ, एक बात है, शुरुआत जैसी भी हुई, अंत इसका मैं डिसाइड करूंगी। और जिस देश में माँ कामाख्या को पूजा जाता है, जिस देश में ये माना जाता है कि माता द्रौपदी के एक बार बुलाने पे श्री कृष्ण महावारी के समय पे चले आते हैं रक्षा करने, उसी देश में पीरियड की बात करते वक्त सबसे ज्यादा लज्जा आती है हमें, और सबसे अछूत चीज मानी जाती है, वो है पीरियड। नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नॉट लेट एनी अदर वुमेन to wait for 11 years to get the diagnosis, to get an answer for her pain. And yes, period pain is not at all normal. और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी ये सुन रहे हैं, कि आपका अगर पीरियड पेन आपको अगर लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, बाकी दुनिया जो भी बोले, आप उसके लिए प्लीज़ एक एक्सपर्ट के पास जाएं, डायग्नोसिस लें उसका, वेट ना करें। और जो एंडो वॉरियर्स हैं, प्लीज स्टार्ट कन्वेइंग योर मैसेजेस और अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि हम जब करेंगे तभी हमारे जैसे लोग और नहीं सफ़र करेंगे। एंड थैंक्स टू जोश टीम, जिन्होंने इतने बड़े मुद्दे को हाईलाइट करने का मौका दिया। एंड आई होप कोई किसी और को 11 से 12 साल वेट नहीं करना पड़ेगा टू जस्ट गेट अ वैलिडेशन फॉर दिस पेन। थैंक यू।